नमस्कार, खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार में एसआईआर पर रार है और नहीं थम रही तकरार है। हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें राज्य में 65.64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और राज्य में योग्य मतदाताओं की संख्या 7.24 करोड़ रह गई है। पहले ये आंकड़ा 7.89 करोड़ था। सबसे ज्यादा नाम पटना, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कटे हैं। कई जिलों में 2-2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए हैं। ड्राफ्ट जारी होने के बाद कई तरह के सवाल भी सामने आ रहे हैं, जैसे मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं, अगर नाम कट गया है तो क्या करें, कैसे और कब तक नाम जुड़वा सकते हैं और कौन से दस्तावेज लगेंगे। इन सभी सवालों को लेकर अब ऊहापोह मची है। उधर विपक्ष शुरू से ही एसआईआर को लेकर हमलावर रहा है। राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को बेजान बता दिया है और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राहुल ने कहा 2024 के लोकसभा चुनाव में धांधली हुई है और उनके पास इस दावे को साबित करने के सबूत भी हैं। तो उधर चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि अफसर ऐसी धमकियों पर ध्यान न दें। कुल मिलाकर एसआईआर पर तकरार बढ़ती जा रही है। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, लेकिन एसआईआर को लेकर अब तक क्या क्या हुआ वो आपको दिखाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने में लगा है, जिसे विशेष गहन पुनरीक्षण कहते हैं। इसका उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ सुथरा बनाना, अवैध वोटरों की पहचान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि पंजीकरण के लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये जरूर कहा कि वो मतदाता सूची को अपडेट करते समय लोगों से लिए जाने वाले डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को वैध माने। चुनाव आयोग ने 24 जून को घोषणा की थी कि इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में इसे यहाँ से शुरू किया गया है। जैसे जैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी, तकरार भी बढ़ती है। वोटर लिस्ट में नाम काटने से लोग परेशान हैं। शिकायत ये भी है कि BLO घर तक नहीं पहुँच रहे हैं। 65.64 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम पटना जिले से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 3.95 लाख है। सबसे कम नाम शिवहर से हटाए गए हैं, जिनकी संख्या 28,166 है। अन्य प्रमुख जिलों में पटना के बाद मधुबनी 3.52 लाख, पूर्वी चंपारण 3.16 लाख और गोपालगंज 3.10 लाख का नंबर आता है। 22.34 लाख मतदाताओं के नाम उनकी मृत्यु के कारण हटाए गए हैं। 36.28 लाख मतदाताओं ने अपना पता बदल लिया था और 7.1 लाख मतदाताओं के नाम डुप्लीकेट या अन्य गड़बड़ियों के कारण हटाए गए हैं। देखिए, तो एसआईआर को लेकर विवाद जो है वो प्रक्रिया के शुरू होने के बाद से ही लगातार जारी है, जो थमती नजर नहीं आती है। इस पूरे मामले पर किसने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। Shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India, with a very slim majority, if 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days. We are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. ये तो लगातार कहते आ रहे हैं राहुल गांधी जी, और हम लोग भी उनके साथ ये कहते आ रहे हैं कि जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है राजनीतिक लाभ के लिए, तो ये कहीं ना कहीं संविधान की जो भावना है, जो मूल भावना है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस विचारधारा से संविधान बनाया गया था, इस देश के सारे संवैधानिक संस्थान बनाए गए थे, ये सब उसके खिलाफ है। और मुख्य रूप से इलेक्शन कमीशन जिसे पूरे प्रजातंत्र को बचाने का, पूरे प्रजातंत्र के जिस तरह से संचालित होता है, उसका वोटिंग राइट जो है लोगों का, उसके ऊपर सीधे अगर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। और यही बात राहुल गांधी जी हर जगह कर रहे हैं। लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी इस बात को मुखरता से कह रहे हैं कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन आज के दिन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर जो इलेक्शन कमीशन का काम है उसको कौन कर रहा है और कौन देख रहा है? आप देखेंगे जिस तरह से बिहार में भी एसआईआर के जरिए से
लगभग 65,000 वोटर्स का, 65,000 लाख जो वोटर्स हैं उनके जो हिस्सा है, उनका जो अधिकार है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये साफ साफ दिखाता है कि किस तरह से बीजेपी केंद्र सरकार चुनाव को मैनिपुलेट करने का काम कर रही है। और आज ये कार्यक्रम बेहद अहम था, क्योंकि हमें लगता है ये आवाज वकीलों के माध्यम से जिन्हें संविधान की रक्षा करनी है, संविधान के मूल्यों की रक्षा करनी है, ये आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष ने फिर से एक अनर्गल बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा वोट चोरी को लेकर उन्होंने सबूतों का एटम बम तैयार किया है, जो उनके पास है और किसी के पास नहीं है। ऐसा एटम बम उन्होंने तैयार किया है जो कि वह केवल उनके पास है और किसी के पास नहीं है। मैं राहुल जी से कहना चाहूंगा बहुत विनम्रता के साथ, अगर आपके पास सबूतों का एटम बम है तो उसका परीक्षण तुरंत कर डालिए, एटॉमिक टेस्ट तुरंत हो जाना चाहिए। सारे सबूत जनता के सामने रखिए, सारे सबूत जनता के सामने रखिए। मगर सच्चाई यह है कि उनके पास न कोई तथ्य है, न सबूत है। सनसनीखेज बातें करना उनकी पुरानी आदत है। देखिए, कांग्रेस का एक और प्रोपेगेंडा चल रहा है। चुनाव हारने के बाद कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दो, कभी इलेक्शन कमीशन पे ठोक दो, और कभी उनके जो नियम है उन पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। चुनाव के लिए जब आपके पास कोई रणनीति नहीं, कोई मुद्दा नहीं, तो पहले ही हार मानकर आप इस तरह के सवाल खड़ा करते हो। और वो राज्य जहां पर कांग्रेस जीती है वहां पर कभी ऐसे सवाल खड़े नहीं। मुझे लगता है श्रीमान राहुल गांधी जी को थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए कि 2014 में, 2019 में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को विपक्ष का नेता बनने लायक भी सीटें नहीं दी, और इस बार भी कांग्रेस की 100 सीटें नहीं हो पाई। वो अपनी पार्टी की चिंता करें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के आशीर्वाद से बने हैं, और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। राहुल गांधी के मुताबिक देश नहीं चलता है। यह देश चलता है लोकतंत्र से, कानून से और कानूनी प्रक्रिया से। राहुल जी तो कुछ दिन पहले तक संविधान का किताब लेके घूमते थे। तो संविधान में क्या लिखा हुआ है कि इस देश का जो नागरिक नहीं है वह भी इस देश का मतदाता होगा। चलिए, तो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल हैं, और जाहिर तौर पर जिस तरीके से इस पर बवाल बढ़ता जा रहा है, ये जो तकरार है और ये जो सवाल हैं, ये बढ़ते चले जा रहे हैं। देखिए, इस पूरी प्रोसेस को, एसआईआर की जो प्रोसेस थी, इसको लेकर कभी कोई ऐसे सवाल नहीं आए, सवाल सिर्फ टाइमिंग पर आए। लेकिन ये जो तकरार थी, और सियासी तकरार भी, ये लगातार बढ़ती चली गई। और अब देखिए, जहां तक विपक्ष है और फिर इलेक्शन कमीशन है, सीधे सीधे सारी बातें इलेक्शन कमीशन पर आई, और वो भी ये कह रहे हैं कि इन सारी धमकियों से, इन सारी बातों से कर्मचारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, और किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर पूरा इलेक्शन नजदीक आ जाएगा, लेकिन लगता है इसका कुछ नहीं एक सॉल्यूशन निकलेगा। और अब तो बहुत हद तक काम इस पर हो चुका है। लेकिन एक बात यह भी है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो अभी परेशान हैं, उनको कैसे इस समस्या से बाहर निकाला जाएगा। कुछ ये भी कंप्लेंट्स हैं कि बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं, तो प्रॉपर मॉनिटरिंग की अभी भी जरूरत है, और ऐसी कोई बात ना आए जो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। लेकिन विपक्ष के पास बहुत ऐसी चीजें आ रही हैं जिसको लेकर अब ये बड़ा सवाल बन गया है। सीधे चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एचएन उपाध्याय। एचएन उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रेम सागर जी का भी स्वागत है। जनसुराज का पक्ष रखेंगे डॉक्टर अमित कुमार पासवान। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है, और राजनीतिक विश्लेषक हैं अरविंद खोखर। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विमलेंदु जी आपसे करती हूँ, क्योंकि देखिए, मुख्य रूप से समझना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन का ये जिस तरीके से एसआईआर की बात है, डे वन से देख रहे हैं, जब से इसका एक पूरा डिसीजन आया, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। लेकिन हाँ, ये देखना पड़ेगा कि बड़ी संख्या में, बड़ी लाखों की संख्या में जो नाम हटे हैं, उसका भी अपना एक क्राइटेरिया इलेक्शन कमीशन ने दिया है कि कितने लोग मृत थे, कितने लोगों का स्थानांतरण हुआ, और कितने लोगों जो एक फर्जी नाम थे या डुप्लीकेट नाम थे, उन सारी चीज़ों में करेक्शन हुआ।
लेकिन ये वाली जो कंप्लेंट्स आती हैं अभी भी, जिनको 1 महीने का वक्त मिलेगा, जो मैच नहीं हो पा रहे, जिनके नाम कट गए हैं, उनको ऐड कराना है, कुछ लोग कह रहे हैं बीएलओ नहीं पहुंच रहे हैं, ये वो छोटी छोटी चीजें हैं, वो कहने में छोटी छोटी लग रही हैं, लेकिन आप सोचिए जिनका नाम नहीं है ना, वो कितने पैनिक हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। विपक्ष इसी चीज को क्वेश्चन बना रहा है कि आप लोग कुछ ना कुछ धांधली करते हैं, जैसे कि राहुल गांधी ने कहा भी कि मिले हुए हैं, आप जानबूझ करके सारी चीजें कर रहे थे और अपने हिसाब से पूरी चीजों को सेट किया है। राजद और कांग्रेस यह लगातार शुरू से ही तो ये विरोध लगातार कर ही रहे हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? ये चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था का विरोध कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने कहां से की? इसकी शुरुआत उन्होंने धमकी से की, चक्का जाम किया, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया। चुनाव आयोग जो है वह उनको जो है वह ये कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप आधार कार्ड क्यों नहीं लेते? राहुल गांधी ने कहा हम एटम बम छोड़ेंगे। ये लगातार आप ये चीज देख ही रहे हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का आधार कार्ड है, उससे क्यों नहीं जुड़ेगा, और अब कहते हैं कि मेरा नाम कट गया है, फिर कहते हैं कि नंबर क्यों गलत है। तो मैं तो सीधा कहूंगा कि दे आर द जोकर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, वन सिटिंग इन अ बिहार और वन सिटिंग इन अ दिल्ली, बोथ आर द जोकर्स, नथिंग एल्स। नाम कटे हैं, नाम किनके कटे हैं? वैसे लोगों के नाम कटे हैं जो मृत हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं। चुनाव आयोग लिस्ट दे रहा है और ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया में ये जोकर्स क्या कर रहे हैं कि इनके जिला अध्यक्ष हर डिस्ट्रिक्ट में अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ बैठकों में जा रहे हैं। दे कैन नॉट क्वेश्चन वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कोई जिला अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नहीं पूछ रहा। मैं खुद जा रहा हूं पार्टी के साथ डेलीगेशंस में और मैंने देखा है कि कोई मुद्दा अगर आ रहा है तो उस मुद्दे को भी हम ही लोग उठा रहे हैं कि देखिए सर किस तरह की परेशानी लोगों के बीच आ रही है। लेकिन ये जब चुनाव आयोग की बैठकों में जा रहे हैं, रिटर्न में मैं दावा के साथ कहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आप निकाल लें, इन्होंने एक भी व्यक्ति का नाम के लिए आवेदन दिया है क्या? ये व्यक्ति जीवित है, इसका नाम हट गया। पिछले 15 दिन से लगातार इलेक्शन कमीशन हर चुनाव में हर पॉलिटिकल पार्टीज को डेटा शेयरिंग कर रहा है कि हमने इतने नाम प्रोबेबल है जो हट सकते हैं, आप हमें बताइए, आप हमें ये जानकारी दीजिए, कोई छूट रहा है क्या हमें बताइए। दे जोकर्स आर डूइंग जस्ट जोकरिंग, नथिंग एल्स। ये जनता को क्या कर रहे हैं? पहले तो ये चुनाव आयोग को धमकाना शुरू किया और आज क्या जोकर्स की क्या है? आज जो है वो आप देखें ट्विटर पे इन्होंने कहा कि हम वोट देने लोगों को नहीं जाने देंगे। 2005 से पहले जो इनके पिताजी कहते थे कि वोटिंग नहीं करने देंगे जी, जो हमारे हिसाब से करेगा वही उसी को जाने देंगे, भूरा बाल समाप्त करो, चक्का जाम किया, तो यही सब नारा इन्होंने लगाया। तो ये क्या कर रहे हैं? बिहार के पॉलिटिक्स और भारत के जो लोकतंत्र है, इसके लिए ये दोनों जोकर्स खतरनाक स्थिति में आ गए हैं। ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। जिन कानूनों को इन्होंने खुद बनाया, सिटीजनशिप एक्ट में कांग्रेस ने जब खुद बदलाव किया तो उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे कि क्यों इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस को इतना लेंदी किया, क्यों नहीं इन्होंने ये कहा कि 1987 के बाद से कोई भी व्यक्ति अगर जन्म लेता है भारत में तो उसको कोई डॉक्यूमेंट किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। जन्म ले लिया, हाथ खड़ा करके ये कहेगा कि हाँ मैंने जन्म ले लिया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो इन्होंने तो खुद अपने कानून बदले, जो सिटीजनशिप एक्ट था उसको बदला। चुनाव आयोग को जो अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार को भी ये लोग अब मानने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो चलिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट को कहनी थी उन्होंने कह दिया और उसके हिसाब से चुनाव आयोग काम भी कर रहा है। लेकिन ये जोकर सुधरेंगे नहीं, इनको जनता सबक सिखाएगी। इनको पता लग गया है कि बिहार में इनको कोई भी मतदाता वोट देने के लिए अब तैयार नहीं है। इस जोकरिंग के चलते किसी मतदाता को इन्होंने, एक भी मतदाता को इन्होंने सहयोग किया, एक भी दलित के बस्ती में इनके नेता गए, जाके उनसे पूछा कि मुझे बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, डॉक्यूमेंटेशन की क्या परेशानी है, वह भी अगर कोई कर रहा है तो जनता दल यूनाइटेड कर रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मतदाता जागरूकता चलाया और अभी भी हमारी पार्टी लगातार अपने बीएलए के माध्यम से और अपने बूथ लेवल एजेंट्स के माध्यम से
हम लोग घर घर डोर टू डोर लोगों के जा रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत है। हमें तो कोई जानकारी जो आ रही है, एक भी मतदाता जो है वह परेशान नहीं है। कैसी बातें हो रही हैं मीडिया के माध्यम से, आप भी ग्राउंड पर आकर देखिए। दिल्ली मुंबई में जो लोग हैं उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म भरा है, उनके घर वालों ने यहाँ पे फॉर्म को भरा है। हम लोगों ने अपने परिवार में जो बाहर गए हुए हैं लोग, उनका फॉर्म भरा है, भर के बीएलओ को दिया है, बीएलओ ने ऑनलाइन किया। जो लोग नहीं थे उनको बीएलओ ने सेवा भी दी है, अपना जो उनका कर्तव्य वो निभा रहे हैं। बेस्ट काम हुआ बिहार में। और अभी जो नाम आइडेंटिफाई हैं, ये नाम हटा दिए गए हैं, इनके लिए तो आपत्ति के लिए पूरा 1 महीने का समय है। आप लिख के तो दीजिए तेजस्वी जी, आपके नाम हट गए, आपत्ति कीजिए। ठीक है, इसके लिए वो हंगामा तो सारा बात क्यों करना है? लेकिन दे जोकर, मैंने कहा कि ये जोकर सुधरेंगे नहीं। इनको जनता जब तक बिहार से बाहर नहीं फेंक देगी और एक को देश से बाहर नहीं जो है वह लोकतंत्र में फेंक देगी, तब तक जो है वह ये लोग सुधरेंगे नहीं। ये लोग इसी तरह हल्ला करने देंगे, करने दीजिए इनको जो हल्ला करना है। ठीक है विमलेंदु जी, नोटिस बिहार में नहीं लेने वाला। ठीक है, वापस आऊंगी। एचएन उपाध्याय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी एचएन उपाध्याय जी, बहुत कुछ चल रहा है। एक तो ये एसआईआर में तो मुझे लगता है जब ये प्रोसेस शुरू हुई थी तब से जो विवाद चल रहा था वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पहुंचा, लेकिन अब तो बहुत हद तक काम हो चुका है इस पे। इतने लोगों के मतलब 65 लाख करीब जो वोट कटे हैं, ये अपने आप में, इसमें बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोगों के ट्रांसफर है, सारी चीज़ों का एक पूरा इलेक्शन कमीशन ने दिया है। इतने लोगों का हटना यानी आप समझ लीजिए कि कितने लोगों की सीमित संख्या रह गई है। इन सब के बावजूद यदि कांग्रेस को ये लगता है कि इलेक्शन सिस्टम जो है वो पूरा डेड हो गया है, ऐसा क्यों? यहां तो वो सारे आंकड़े दे रहे हैं ना, फिर भी सवाल क्यों? जी राखी जी, देखिए सबसे पहले तो जब विपक्ष के नेताओं को जोकर कहा जाएगा सत्ता पक्ष द्वारा, तो आप समझ लीजिए हम प्रश्न पूछ रहे हैं चुनाव आयोग से और जवाब दे रहे हैं ये लोग भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के लोग जवाब दे रहे हैं हमारे साथी। 65 लाख वोट अगर हट जा रहा है तो अगर एक आंकड़ा आप मानिए तो पूरे देश से लगभग 60% मानिए तो 7-8 करोड़ लोगों का वोट जो है इनके हिसाब से गलत है। तो अब जिस तरह से इसी 65 लाख वोट पर आपने सरकार बनाई, पिछली बार लोकसभा में बिहार से आप जनता दल यूनाइटेड गठबंधन जो है केवल लगभग 12,000 वोट का अंतर रहा है राजद से और इतनी सीटें जीत गए। तो आप बताइए, जब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, एक उदाहरण की महाराष्ट्र में जब 5 साल में जो है जितने वोट नहीं बढ़े 25-30 लाख, उससे ज्यादा वोट 5-6 महीने में बढ़ गए। वोट पड़ता था पहले राखी जी तो शाम तक या तो दूसरे दिन सुबह तक आंकड़ा आ जाता था कितने पैसे वोट पड़ गए। अब तो 12-12 दिन, 15-15 दिन बाद ये हरियाणा और दिल्ली जैसे छोटे राज्यों में आंकड़ा दिए हैं। और ये चुनाव आयोग जब वीडियो मांगा गया, हमारे यहाँ नेता आदरणीय राहुल गांधी जी वोटर लिस्ट डिजिटल मांग रहे हैं, डिजिटल इंडिया है मोदी जी का, उसमें भी डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहे हैं। जो वोटर लिस्ट दे रहे हैं उसकी हम फोटो स्टेट करा सकते हैं, नहीं स्कैन करा सकते हैं। देखिए राहुल जी जो कह रहे हैं एटम बम की बात, ये लोग एटम बम एक संकेत है, मतलब ऐसा खुलासा करेंगे, ऐसा खुलासा करेंगे। वैसे भी राहुल जी ने जो बात कही वो चलकर आगे देश में सही हुई है, चाहे नोटबंदी पर हो, चाहे कोरोना काल पर हो, चाहे चीन की साजिश की हो, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का सैन्य रूप में सहयोग करता रहा, सही बातें सही हुई राहुल जी की। ये भी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जब है मतलब वह संविधान और लोकतंत्र के अनुसार काम नहीं कर रहा है। हमारे देश में जब सरकार ही पारदर्शी ढंग से नहीं बनेगी तो होने वाले सभी काम गलत माने जाएंगे। आप बताइए, एक उदाहरण जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में, जैसा कि राहुल जी कह रहे हैं 6 महीना हमने अध्ययन किया, वोटर लिस्ट मांगा गया, वो दिए काफी, उसके आधार पर उसको डाटा करके जब बेंगलोर की एक लोकसभा सीट में लगभग 1.5 लाख वोटर जो है हुए हैं, तो पूरे देश में लोकसभा चुनाव में औसत मिला दीजिए। जिस आधार पर आप चुनाव जीत गए तो चलिए चुनाव बढ़ा के चुनाव जीते, वोटर लिस्ट महाराष्ट्र में 70 लाख वोट बढ़ा दिया इन्होंने, उसके आधार पर कहीं जो है ये वोट घटा के चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के एक आनुषंगिक संगठन के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है।
इनका उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना है, उसका हम विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी इतने दिन तक सत्ता में रही, लेकिन चुनाव आयोग पर कभी भी किसी प्रकार का दबाव नहीं डाली। इसीलिए टीएन शेषन जैसे, कृष्णमूर्ति जैसे अन्य महान चुनाव आयुक्त ने जिनका उदाहरण जो सत्ता पर से आज के किसी दबाव में कभी आने वाले नहीं रहे। पहले तो सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी कभी दबाव ही चुनाव आयोग पर नहीं दी। ठीक है। और ये किस तरह से लिंगदोज जी का उदाहरण लीजिए, किस तरह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, किस तरह से चुनाव आयुक्त को हटा दिया गया। तो शुरुआत तो पहले चुनाव आयुक्त के चयन से ही उन्होंने चुना चोरी था और उसका कई प्रारूप को बदल रहे हैं। मानो 65 लाख वोटर कम बात नहीं हटा दिएगा। ठीक है, अब हमारे भाई साहब जेडीयू के साथी कह रहे हैं कि सब लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं, तो ये जो भाई 36 लाख और 26 लाख लोग कह रहे हैं कि दूसरे जगह चले गए, एक तरह से पता चल दिया 26 लाख कितने से हट गए जब ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। तो देखिए, हिंदुस्तान के कोई भी ऐसे नागरिक नहीं वोट से वंचित होना चाहिए, चाहे जो भी नागरिक हो, उनको अधिकार, वोटिंग के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। भले आप बना रहे हैं, उनको कानून बनाएंगे, कोई फर्जी वोट डाले उनको सजा देने की व्यवस्था करिए, उसके लिए समय लीजिए, उसमें साल में 6 महीने का समय लीजिए। आप देखिए वीडियो आए हैं जिसमें अधिकारी करे, उनको भी तुम जान रहे हो, अपने मन से सब भर दो। कई जगह तो बीएलओ के पास जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष लोग बैठे हुए दिखाई दिए। आप वीडियो चल ही रहा है, आप देख लीजिए किस तरह से वहां के वोटर लिस्ट में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। और हमारा चुनाव आयोग की जो विश्वसनीयता रही है, जिसका विदेशों में लोग एक उदाहरण दिया करते थे, हमारे चुनाव आयुक्त लोग विदेशों में जाकर अपना प्रशिक्षण दिया करते थे, आज उसकी विश्वसनीयता एकदम खतरे में है। हम लोग इसके लिए चुनाव जीतना हारना चलता रहेगा। आज ये बेईमान है, कभी सजा मिलेगी इनको, जैसा राहुल जी ने कहा, फिर लोग सही होंगे, सरकार बदलेगी, सरकार निष्पक्ष होकर काम करेगी, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी, तो ये संदेश जाएगा। लेकिन ये लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार ही न जाए। जनता तो मन बनाती है, लेकिन चुनाव आयुक्त के माध्यम से असली फैसला नहीं आने देते हैं। जी ठीक है, वापस आऊंगी। जी राखी जी। अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? अनिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट किया आपने? आ रही है राखी जी, आपकी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। अनिल जी, एसआईआर को लेके देखिए, इलेक्शन कमीशन का ना ऐसा हो गया आजकल कि विपक्ष के पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं। इस बीच यदि कोई ये कह दे कि मेरा नाम कट गया है, उसके बाद में उसको ऐड ऑन करने के लिए 1 महीने की प्रोसेस है, वो प्रॉपर प्रोसेस होगी या नहीं होगी। दूसरा, ऐसे लोग भी हैं कि कह रहे हैं कि भाई बीएलओज नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जो एकदम से पैनिक कंडीशन बन रही है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्प्यूट क्रिएट करती है। तो उसको रोकने की, उसको करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। विपक्ष जो है, देखिए उनके पास बहुत सारी चीजें शुरू से रही हैं, लोकसभा से लेके अभी तक बार बार विपक्ष ने बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन को लेके कही हैं। क्या इसका एक सॉल्यूशन अभी देख रहे हैं? क्योंकि देखिए इलेक्शन नजदीक है, प्रोसेस हो चुकी है, कुछ चीजों पर काम और रह गया है, तो ऐसे कैसे चलेगा? राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमको चुनाव आयोग की मदद करनी चाहिए। जहां पर जो गलतियां हैं उसको सुधार करवाना चाहिए। लेकिन आप कदम कदम पर चुनाव आयोग पर प्रश्न लगाएंगे, चुनाव आयोग को झूठा साबित करेंगे, आप चुनाव आयोग के लिए झूठ बोलेंगे, तो निश्चित तौर पर एक संवैधानिक संस्था के प्रति आप भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब उदाहरण के लिए तेजस्वी यादव के कह रहे मेरा वोट नहीं बना, जबकि उनके 2 आधार कार्ड, 2 वोटर कार्ड मिले, और चुनाव आयोग ने कहा तुम्हारा वोट है, ये तुम्हारा वोट बना हुआ, इसको स्पष्ट कहा है। तो ये जो निश्चित तौर पर जिस तरीके से झूठ बोल करके वातावरण खराब कर रहे हैं, और सही मायनों में चुनाव आयोग को जवाब तो चुनाव आयोग को देने चाहिए। हम तो सिर्फ इस मजबूरी में दे रहे कि आपने हमसे क्वेश्चन करा। आप किसी भी संवैधानिक संस्था को काम नहीं करने देंगे, उसमें सिर्फ कमी निकाल लेंगे, उससे वातावरण खराब होगा, ना कि हम उसको जो त्रुटि रह गई उनको ठीक करा। एक अगला 1 महीना पूरा है,
वो 1 महीने तक अपने क्लेम कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। ये चुनाव आयोग ने बड़ा स्पष्ट कह दिया। चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट है उसने 12 राजनीतिक दलों को भेज दिया। अभी तक भी किसी भी राजनीतिक दल ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं बताया। और जिस तरीके से BLA-2 का मामले, राजनीतिक दलों के BLA-2 से चुनाव आयोग संपर्क में है। राजनीतिक दल के BLA-2 ने अच्छा काम करा है। उसने निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट को के शुद्धिकरण में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई। अगर किसी का BLA-2 घर से नहीं निकला है, किसी के BLA-2 ने मेहनत नहीं करी है, किसी पार्टी के BLA-2 ने, तो उसकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं। और जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि मैं बम फोड़ दूंगा, मैं ये कर बम फोड़, आप वो बम कब फोड़ेंगे? जब सारा काम खत्म हो जाएगा। और बम तो आतंकवादी फोड़ते हैं, आप आतंकवादी कब से बन गए? अगर आपको कहीं भी कोई चीज दिखाई दे रही है तो उसको पूरी तरीके से ओपन करना चाहिए, बताना चाहिए कि यहाँ पर यह मामला है, जिससे कि समय पर चीज ठीक हो जाए। चुनाव आयोग कोई राजनीतिक दल नहीं है। चुनाव आयोग पर उसका उतना ही अधिकार है, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, सब पर बराबर अधिकार है। चुनाव आयोग ने बार बार राहुल गांधी को बुलाया, गांधी जी वहां जाते नहीं है, वहां पर अपना पक्ष रखते नहीं है। और मैं एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये देश जो है राहुल गांधी के हिसाब से नहीं चले। देश तो लोकतंत्र के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा। और वो देश को संविधान के हिसाब से नहीं चलाना चाहते, चलाने देना चाहते, वो सिर्फ अपनी हठधर्मिता दिखाते। और जहां तक वोटर लिस्ट का सवाल है, ये इनका एक शुरू से नेचर ही है कि जहां पर जिस लिस्ट जो चुनाव जीतते हैं वो वोटर लिस्ट इनके लिए ओके, वो EVM मशीन इनके लिए ओके, वहां पर चुनाव आयोग इनके लिए ओके। जहां पर ये हार जाते हैं वहां सारी कमी निकालते। आप चुनाव आयोग के कर्मचारियों को धमकाते हैं राहुल गांधी। निश्चित तौर पर यह भी एक लोकतंत्र की हत्या है। अगर कोई चुनाव आयोग काम कर रहा है, ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपको किसी को धमकाने का अधिकार नहीं। हाँ, कहीं गलत हो रहा है तो उचित स्थान पर आपको उचित भाषा में अपनी बात को रखना चाहिए। एक जिम्मेदार विपक्षी नेता होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते आपको इस बात को रखना चाहिए। आप रख कुछ नहीं रहे, बार बार कह रहे मैं बम फूटेगा, बम फोड़ूंगा, बम फोड़ूंगा, तो आप इस बात से कोई जनता मजाक में लेगी नहीं। अब तो ये कह सकते हैं कि बिहार में अप्पू और केंद्र में पप्पू, ये दोनों की मिली भगत से ये सब वातावरण खराब होने के अलावा कुछ भी काम नहीं हो रहा। एक माननीय विपक्षी दल का नेता जो मुख्यमंत्री रह चुका है, वो अगर ये कहे मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और चुनाव आयोग का तुम्हारा वोटर लिस्ट में नाम है, तो इससे बड़ा देश को गुमराह करने का आरोप क्या हो सकता है? ठीक है, वो अपने पास 2-2 पहचान पत्र रखे, इससे बड़ा अपराध किसके पास हो सकता है? जो हमारे जनता देश के लीडर को देख करके उनके पीछे चलती, वो देखते हमारे देश के लीडर ही झूठ बोल रहे हैं, वो देखते हमारे देश के लीडर ही 2-2 पहचान पत्र रख रहे हैं, तो वो आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि झूठ बोलो, आप 2-2 जगह वोट बनाओ, ये जनता को संदेश देना चाहते हैं? आप खुद ठीक नहीं हो रहे और जनता को पूरा ये सिर्फ भ्रम में फैला रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे। ठीक है। और दूसरी बात, मैं एक बात और, हाँ, मेरा एक बात और कहना है। हाँ, जो वोटर में जो लोग मर चुके, जिन लोगों के उन लोगों के वोट कटे हैं, उसमें गलत क्या है? जो लोग हिंदुस्तान के नागरिक नहीं उनके नाम कटे, तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई नाम कटा है तो आपको प्रूफ के साथ में चुनाव आयोग में जाना चाहिए और 1 महीने के अंदर वो ठीक हो जाएंगे। आप शोर मचाने की जगह काम करो, आप शोर मत मचाओ, आप जनता के हित में जनता के वोटरों को जुड़वाओ। अगर कोई भारत का नागरिक है, उसको वोट बनने का अधिकार है, अगर वो रह गया है तो उसको ठीक कराओ। शोर मचाने से वोट नहीं जुड़ेगा। हाँ, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो वहां पर मर चुका है, जिसके एड्रेस चेंज हो गए, उनके नाम कटने चाहिए। इसमें गलत क्या है? गलत कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको चुनाव हार का डर है और हार के डर की वजह से आप अभी से बौखला रहे हैं और आप अभी से चुनाव से भाग रहे हैं। और जो पार्टी चुनाव से हारने का डर होता है, वही पार्टी चुनाव से हारती भागती है और वही इस तरह के आरोप लगाती है, आरोप लगाती है। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी। अमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो। हाँ, ठीक है जी, हेलो। अमित जी, जिस तरीके से ये पूरा
मामला सामने आया है, लगातार चलते चले जा रहा है, सबसे पहले जनसुराज इसे किस तरीके से देख रहा है? क्या इलेक्शन कमीशन वाकई कुछ गड़बड़ी कर रहा है, या इसकी टाइमिंग पर तो सवाल थे ही, लेकिन अब बहुत कुछ काम हो चुका है तो हम उसकी टाइमिंग वाइमिंग को एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि सारी चीजें हो चुकी हैं। अब उसका जो रिवीजन है उसके बाद की चीजों पर है, मामला कोर्ट तक गया था, वहां से भी सिर्फ एक दिया गया था कि आप एक सलाह जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की थी, डॉक्यूमेंट्स को लेके वो सारी चीजें आई थी। तो अब मामला तो देखिए आगे चलता जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति आ गई है, जो शिकायतें आ रही है, जो कंप्लेन्स आ रही हैं, उसमें क्या आपको इलेक्शन कमीशन की फॉल्ट दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये इस बार का जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा और जो मतदाता पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, आप ये स्वयं समझ सकते हैं, प्रत्येक वर्ष जो है लगातार जो है पुनरीक्षण का काम चलते रहता है। अगर इनको विशेष अभियान चलाना था तो लोकसभा का चुनाव जब हो रहा था उस समय आपने कोई इस पर जो है कि सत्यापन की बात नहीं कही, लेकिन इधर जो मात्र महज 2 से 3 महीना चुनाव में है, तो आप इसको जो उस समय जबकि पूरे बिहार बाढ़ के दलदल में फंसा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कई लोग पानी में इधर से उधर नदी का पार नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे जगह पे बीएलओ पहुंच नहीं पा रहे हैं, और वैसे परिवार के लोग, आज हमने कई हमारे परिवार के लोग जो कि दिल्ली में भी रहते हैं और कई लोगों से हमने बात किया कि यहाँ जो है कि सुधार हो रहा है, मतदाता पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है, उसमें अपना नाम को उन्होंने कहा कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो आज जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा 65 लाख लोगों का जो नाम का जो है कि काटा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से जो आपने दिखाने का जो काम किया है कि मृतक मतदाता है उसमें 22.24 लाख है। तो 22.24 लाख जो मतदाता है, आपने किससे सर्टिफिकेट लिया? उनके परिजनों से पूछा या कोई मृतक के बारे में कोई बताया? एक नंबर है। दूसरी बार जो है आपका अस्थायी रूप से जो स्थानांतरित और नहीं मिले, आपने कहा कि अस्थायी रूप से स्थानांतरित है और नहीं मिले, उसकी संख्या जो आपने बताया है 36.28 लाख, समथिंग 4.59%। अब ये बताइए कि वे वैसे लोग हैं जो कि भट्ठा पे कहीं काम कर रहे हैं, कहीं दिहाड़ी में काम कर रहे हैं, कहीं गुजरात और मद्रास में काम कर रहे हैं, कहीं दिल्ली और बनारस में काम कर रहे हैं, जिसको बिहार में क्या हो रहा उससे इतर है, कहीं कोई किसी तरह का जानकारी नहीं है। यहाँ फॉर्म भरा रहा है, नाम जुड़ रहा या कट रहा है, वैसे लोग को जो है कि नाम काटा गया है काफी संख्या में। आप तीसरे वे में आ जाइए, अधिक स्थानों पर मतदाता जो है 7.01 लाख यानी 89% शामिल। कहाँ शामिल है? जो इसको आप काटते हैं अधिक स्थानों, कहाँ शामिल? इसका आपने प्रारूप क्या तैयार किया? इसका क्या प्रूफ आपने तैयार किया है? आप अधिक से अधिक जो मतदाताओं का, आप ये समझ लीजिए, जो नाम काटने का एक बहुत बड़ा साजिश है। यह जिस तरह से महाराष्ट्र और हरियाणा में जो है इस तरह का किया गया बीजेपी के द्वारा, इसमें जब फाइनलाइज हुआ कि 2 स्टेट में हमने इस तरह का कार्य किया, चुनाव जीतने का काम किया, और उसका परिणाम है कि बिहार में भी इस तरह का इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हर विधानसभा से 30 से 35 हजार लोगों का नाम काटने का यह साजिश है, यह तरीका अपनाया गया है। हर विधानसभा में गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित, माइनॉरिटी और अल्पसंख्यक का जो वोट है उसको किनारे किया जाए, उसको काटने का काम किया जाए, ताकि जो आज लोकतंत्र में जो गरीब गुरबा का, वंचितों का जो अधिकार है, वोट का अधिकार है, बाबा साहब ने अधिकार दिया है, उसे वंचित रखने का प्रयास करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमने अभी तक यही देखा कि कई घोटाला हुआ, बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, सृजन घोटाला, और वर्तमान में आपने देखा होगा कि कैग के द्वारा, महालेखा परीक्षक के द्वारा बिहार में 70,000 करोड़ रुपया का जो है कि अभी तक एक घोटाला का पर्दाफाश होने जा रहा है। अभी तक इन्होंने, बिहार सरकार ने जवाब नहीं दिया है। और यह उसके बाद यह वोट घोटाला, यह पूरे बिहार में, यह पूरे देश का एक सबसे पहला यह नाम होगा कि वोट में अगर कहीं घोटाला हुआ तो बिहार में 65 लाख जो है कि वोटों का महा घोटाला हुआ है। इस तरह से लोगों को वोट से वंचित करने का जो प्रयास किया कि जनता सब जान चुके हैं। बीजेपी की और नियति और जनता दल यूनाइटेड का जो महागठबंधन, जो एनडीए की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, जनता समझ चुकी है। और आने वाला आगामी जो चुनाव होगा 2025 में जनता सबक सिखाएगी। इन्होंने अभी तक बुनियादी जो सुविधा है, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ितों का जो बुनियादी सुविधा काम नहीं कर पाए। इन्होंने सर्वे करा के
इस हम लोग सत्ता से बेदखल हुए हैं, ने जो रचा जंगलात 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे जो गरीबी रेखा से नीचे है उसको ऊपर उठने के लिए। वही इनसे पूछा जाए डबल इंजन की सरकार से कि आज तक इन्होंने कितना रुपया दिया, इन्होंने जो पलायन रोकने का जो वादा किया था, इन्होंने पलायन रोकने का इन्होंने क्या काम किया है? इन्होंने गरीब दलित मजदूर को जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात की थी, इन्होंने अभी तक कितने गरीबों को जो है कि जमीन देने का काम किया, कितने लोगों को पुनर्वासित करने का काम किया, बिहार में कितने कर कटाने लगे। ठीक है अमित जी, कि यह जो है कि पूरे डबल इंजन की सरकार बिहार में फेल है, इसलिए इस तरह का यह साजिश रचा गया है, षड्यंत्र रचा गया है। ठीक है अनिल जी, 1 सेकंड रुकिएगा, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए अरविंद जी की। अरविंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मिल रही है आपकी आवाज। हाँ अरविंद जी, ऐसा पहली बार तो हो नहीं रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर कोई सवाल है, लेकिन ये जब से SIR का मामला हुआ और अब तो देखिए सभी जगह ये लागू होगा हर इलेक्शन से पहले, ये बिहार से जरूर इसकी शुरुआत हो गई है, तो ये चीजें तो आनी है। यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो गया क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है और बहुत जल्दी जल्दी से इस प्रोसेस को पूरा किया है, तो जो चीजें आ रही हैं या जो कमियां आ रही हैं, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, उस पर किसी का ट्रस्ट नहीं है विपक्ष का। 1 मिनट रुकेंगे सब। देखिए सबसे पहले सर्वदलीय सभी दल के नेताओं से इस करके सहमति लेनी चाहिए थी। सहमति लेने के बाद इस तरह का अगर काम करता तो आप पे उंगली नहीं उठाया जाता। यह स्पष्ट रूप से आप जानते हैं, जब चुनाव नजदीक है, 2 महीना 3 महीना बच रहा है, उसके बाद इस तरह का आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो लाजमी है कि आपके ऊपर उंगली उठे। तो अरविंद जी, ऐसे में सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे जो चीजें आ रही हैं या जो कमी पूर्ति है उसको भी पूरा करना है। जो आंकड़े हैं अभी इन्होंने कहा, अमित जी ने, कि जो आप बता रहे हैं कि इतने लोग स्थानांतरित हैं, इतने लोग मृत पाए गए हैं, उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, उसको कैसे आप सामने रखेंगे? तो क्या इसका भी प्रमाण देके सामने रखना पड़ेगा? क्या वाकई ये हो सकता है? कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रोसेस हो रहा है, पूरी काम हो रही है, कहाँ एक एक चीज का ब्यौरा आएगा सामने? देखिए, ब्यौरे से ज्यादा जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो चुनाव है। चुनाव से ही जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, और चुनाव का जो रीढ़ की हड्डी है वो वोटर लिस्ट है। मतलब कि वोटर लिस्ट अगर सही नहीं बनेगी तो कोई भी आप प्रक्रिया अपना लीजिए, बैलेट पेपर रख लीजिए, ईवीएम रख लीजिए, ऊपर से देवदूत को बुला लाइए कि देवदूत बैठ जाएंगे पोलिंग एजेंट की तरह, चुनाव आयोग का जो काम जो देवदूत ऊपर भगवान इधर कर देगा, तब भी कुछ नहीं हो सकता अगर चुनाव की जो सूची, मतदाता सूची ही सही नहीं बनेगी। तो जो वर्तमान में जो बिहार में जो चल रहा है, इसमें हो क्या रहा है कि देखिए, आमतौर पर एक पुरानी कहानी हम सभी किताबों पढ़ते थे कि भेड़िया आया। ईवीएम को लेकर के, ईवीएम से लेकर के अब तो जो बिहार में जो मतदाता सूची में जो सुधार का जो कार्य चल रहा है, इसको लेकर के विपक्ष तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन को लोकसभा चुनाव से लेकर के अब तक तमाम तरह आरोप है, कोर्ट तक में गए हैं, लेकिन अब तक कोई साबित नहीं कर पाए। तो विपक्ष का ये काम है कि अपनी छवि को कम से कम ऐसा बना ले, अगर कभी कोई खुदा ना खास्ता कभी कोई अधिकारी ऐसा आ जाए कि बड़ी गड़बड़ी करना चाहे, तो विपक्ष की छवि तब तक ऐसी हो चुकी होगी, वो असली आरोप भी जो है वो इसी हवा में निकल जाएगा। आज जैसे राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास ऐसा सबूत है कि उसमें परमाणु बम की तरह होगा, एटम बम की धमाका हो जाएगा, 10 से 12 सीटों में लोकसभा चुनाव में गड़बड़ की है। देखिए, हमारी राजनीति का स्तर क्या हो गया। देखिए, नेता प्रतिपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है वो चोरी के जनादेश से चल रही है। उसके बाद भी देश में माहौल शांत है। और देखिए, सरकार की चिटाई देखिए, जो एक नेता प्रतिपक्ष इतना गंभीर आरोप लगा रहा है कि भाई देश की जो सरकार चल रही है उसने जनादेश चोरी किया, उसके बाद भी कोई मुकदमा नहीं करा, ना सरकार की कठोर प्रतिक्रिया। देश भी शांत है, सरकार भी शांत है। तो हमें मान करके चलिए, राजनेताओं की जो छवि है, हमारे देश के जो जनमानस है, हमें किस तरह से गिरती जा रही है। रही बिहार के मतदाता सूची की बात बताइए। देखिए, कोई सामान्य जो तेजस्वी यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तेजस्वी यादव कोई सामान्य आदमी नहीं है। वो इतना मतलब कि भाग्यशाली व्यक्ति हैं, भाग्यशाली लड़की हैं कि वो इस उम्र में, जिस उम्र में आमतौर पर लोग अपना जॉब की एप्लीकेशन देते हैं, वो एक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह गए। वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उसके परिवार में उनका भाई मंत्री, उनके माँ मंत्री, उनके पिताजी मुख्यमंत्री, जो है माँ बाप दोनों मुख्यमंत्री के वो जो लड़के हैं, वो अगर 2 वोटर आई कार्ड लेकर के घूम रहे हैं बिहार के अंदर, तो आप ये समझ के चलिए कि वोटर लिस्ट में सुधार की तो जबरदस्त जरूरत है। तो अगर तेजस्वी यादव के पास ये हो सकता है, जिसके पास तमाम तरह की जानकारियां हैं, तमाम तरह के उनके पास सिस्टम है, अगर वो 2 वोटर आई कार्ड उनके पास है, तो कितने लोगों के पास ऐसे होंगे। और ये चुनाव आयोग को बिल्कुल ये सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए, शंका हम तो देखिए, उसकी जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, चुनाव आयोग को सुनिश्चित ये करना चाहिए कि राजनीतिक दलों को छोड़िए, आम जनमानस के मन में कहीं ये ना कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है। अब देखिए, जो एडिशन और डिलीशन होता है कि बेहद सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अब की बात आरोप और प्रत्यारोप के चलते एडिशन और डिलीशन को भी इतनी जटिल प्रक्रिया बना दिया गया कि हर एक मन के मन में
जो भी सरकार से समर्थित ये पक्ष नहीं है, जो भी सरकार को पसंद नहीं करता है, उनके मन में एक शंका आ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। अभी जो कुछ तो गड़बड़ वाला जो मसला है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए आज ये कुछ तो वाली गड़बड़ कुछ कम लोगों में है, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, कहीं घटेगी, इसका फिर काउंटर भी इसी तरह से होगा। तो चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि कम से कम, भले ही नेताओं को जवाब ना दे, क्योंकि चुनाव आयोग का जो हालांकि ये कहना कि हम जवाब देते हैं जो सवाल पूछते हैं, लेकिन एक आम जनमानस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया के जरिए, कोई रील के जरिए ही या किसी अपने चैनल के जरिए या विज्ञापन छपवा करके या किसी तरह दे करके, कम से कम एक ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए जो आम, जिसको कहते हैं ना फैक्ट चेक जिसको कहते हैं, जैसे पीआईबी अब करती है, जब देश में खबरों की भरमार हो गई है, झूठी खबरों की, तो पीआईबी का एक फैक्ट चेक आता है। इसी तरह चुनाव आयोग को भी अपना फैक्ट चेक जो है अपनी वेबसाइट पे, अपने राज्य पे कर देना चाहिए कि जो कोई आम जनमानस है उनके मन में शंका ना हो। देखिए चुनाव को लेकर के अगर किसी वोटर के मन में ये शंका होगी कि मेरा पता नहीं वोट सही जगह जा भी रहा नहीं जा पा रहा, मेरा वोटर लिस्ट में नाम है भी या नहीं है, तो फिर तो पूरी चुनाव प्रक्रिया पे, पूरे सवाल प्रक्रिया, पूरे लोकतंत्र पे ही सवाल खड़ा हो गया कि लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत कड़ी है और सबसे जरूरी जो तत्व है, जिसको कहते हैं कि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता, जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, तो उसमें जैसे हमारा इसी तरह चुनाव है, जो बाकी जो तत्व है, सुरक्षा, सुनिश्चितता, पारदर्शिता, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है वोटर लिस्ट। ठीक है, वोटर लिस्ट ही, अगर उसमें वोटर लिस्ट में कोई शंका है, गड़बड़ है और उसमें चुनाव आयोग इसी को ठीक नहीं कर पाएगा, तो चुनाव का तो मुझे मतलब ही रह नहीं जाता। अगर मैं 10 वोटर लिस्ट अपने नाम के जुड़वाने सफल हो गया, भले एग्जिस्ट ना करें, और मैं अगर 10 लोगों का नाम कटवाने में कामयाब हो गया, तो तब भी इसमें कोई बात नहीं है। और देखिए विपक्ष इन तमाम आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हमारे सामने 15 एक केस स्टडी ला के दे दीजिए कि इसमें गड़बड़ हुई है तो हम दखल देंगे। जब देश की सर्वोच्च अदालत ने यह कह दिया, उसके बावजूद भी इस तरह की जो है भ्रांतियां फैलाना कहीं ना कहीं ये दिखाता कि राजनेता अब अपना जो है और ना लोकतंत्र के प्रति वो गंभीर है, ना लोगों के प्रति गंभीर है, और ना उनके अपने राजनीति की जो शुचिता है वो बची हुई है। अब देश के सर्वोच्च अदालत कह गई ये कहने के बाद कि आप हमारे सामने 15 मामले ला के दीजिए, 15 केस शीट ला के दीजिए, हम दखल देंगे। जबकि ये इतनी बड़ी बात है कि इसमें सभी को छोड़ना चाहिए। देखिए जो संवैधानिक ढांचा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार नहीं है कि निर्वाचन आयोग को आदेश दे सके, लेकिन उसके बावजूद अगर सुप्रीम कोर्ट इस हद तक चला गया, उसने विपक्षी दलों से कहा कि हमें 15 केस शीट ला के दीजिए, उसके बाद भी अगर विपक्ष इस तरह की बात करता है, तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि विपक्ष जो है बिल्कुल भी राजनीति को लेकर के, चुनाव को लेकर के, या उसके मन में कहीं ना कहीं ये शंका जरूर है कि आने वाला चुनाव उसके उनके नतीजे आएंगे, किन के पक्ष में आएंगे, नहीं आएंगे। तो एक संभावित भूमिका मुझे लगता है कि शायद संभावित हार की जो भूमिका है या संभावित हार के जो कारण है, उनको तलाश करने के लिए अभी उन्होंने बीजारोपण कर दिया कि अगर कल कुछ नतीजे हुए तो कहते हैं हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि हम तो देखो चुनाव वोटर लिस्ट में गड़बड़ है, और अगर जीत जाते हैं तो जीत जाने में फिर वही व्यवस्था रहेगी जो हमेशा रहती रहेगी, तो हम तो थे। तो ये राजनीति को लेकर अपनी गंभीरता विपक्षी दलों को भी दिखानी पड़ेगी, और उनके पास कहीं ना कहीं कुछ भी हल्का सा भी सबूत है तो सारे काम छोड़ करके पूरे उनको ये सबसे पहले यही दूर करवाना चाहिए। अगर चुनाव भी कॉम्प्रोमाइज है तो लोकतंत्र का मजाक ही है, लोकतंत्र का मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अगर उनके पास सबूत नहीं है तो उनको कम से कम चुनाव की शुचिता को लेकर के बार बार जनता के मन में शंका पैदा नहीं करनी चाहिए। ये चुनाव ही है, ये लोकतंत्र है कि जो सड़क पे रहने वाले एक आम आदमी, गरीब से गरीब आदमी को लेकर के अमीर से अमीर आदमी को उसका हक दिलवाता है। हम सड़कों पर चलते हैं, हम ठीक है अरविंद जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ठीक है, कोशिश करूंगी जल्दी से वापस आऊं। कुछ कहना चाह रहे हैं अनिल जी? हाँ विमलेंदु जी, बस एक सेकंड आ रही हूँ। अनिल जी जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, हमारा जो माननीय विपक्ष है वो देश के हित में काम होने नहीं देना चाहता। विपक्ष के रोड़े अटकाना और काम को रोकना एक उनकी आदत बन चुकी है। दूसरा, अगर एक भी वोट गलत कटा हो तो उसको प्रमाण के साथ चुनाव आयोग में जाएं, उनमें संपर्क करें और उस वोट को जुड़वाएं, तो जनता इनके साथ काम करेगी। सिर्फ टीवी चैनल पर बोल करके, अखबार में बोल करके, वातावरण खराब करके ये मामला नहीं बनेगा। दूसरा मेरा एक और कहना है कि तेजस्वी यादव, ना उनको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना उन्हें कोर्ट पर विश्वास है, किसी पर विश्वास नहीं है। 2 तरह के वोट उनसे मांगे गए हैं, तो उनका फर्ज है कि उनके पास अगर 2 आई कार्ड मिले हैं, उनका वोट था, उन्होंने झूठ बोला है, तो चुनाव आयोग से माफी मांगे, देश की जनता से माफी मांगे, बिहार की जनता से माफी मांगे कि जिस तरीके से आपने देश को गुमराह करने की कोशिश करा है, एक संवैधानिक संस्था को बदनाम करने की कोशिश करी है, तो ये बहुत लज्जाजनक बात है और उनको माफी मांगनी चाहिए।
ठीक है, मैं वापस आऊंगी क्योंकि आरजेडी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। वो उस चर्चा में जुड़ने वाले थे पर नहीं जुड़ पाए किसी भी कारण से, लेकिन ये है कि उसका जवाब वो बेहतर देते। और सवाल तो बनता है कि पहले आप कह रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं कि मेरा नाम नहीं है, फिर उसके बाद तथ्यों में चीजें सामने आती हैं, तो ये भी अपने आप में सवाल है। देखिए, सिर्फ ऐसा नहीं है, हर पहलू पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि एक भ्रम की स्थिति जो अरविंद जी कह रहे थे वो नहीं होनी चाहिए। वो क्लियरिटी इलेक्शन कमीशन भी दे, वो सत्ता पक्ष के पास भी हो, वो विपक्ष के पास भी हो, आपके पास सबूत है, आप बिल्कुल सामने रखिए, ताकि क्लियरिटी, कहते हैं ना जिसको पारदर्शिता, वो होना बहुत जरूरी है। विमलेंदु जी कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। ये प्रश्न विपक्ष की तरफ से होता है कि हम लोग प्रवक्ता बन जाते हैं, ठीक है, वी आर नॉट द स्पोक्सपर्सन ऑफ इलेक्शन कमीशन, लेकिन हम लोग सभी जो है वो भारत के लोकतंत्र के रक्षक के रूप में निश्चित रूप से हैं। राजनीतिक दल के रूप में हमारी एक जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी यही है कि सही जानकारी जो है वह जनता तक पहुंचे। भ्रम की स्थिति अगर कोई फैला रहा है तो हम उसे स्पष्ट करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम लोग सभी जिस चीज को बहुत अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो हम भी अपनी बातों को रख रहे हैं। इसको कोई इलेक्शन कमीशन की बात को ना जोड़ा जाए, ये बार बार हमारा निवेदन है। दूसरा मेरा निवेदन यही होगा, बिहार में जो इलेक्शन है, इस इलेक्शन में पूरी जनता से सबसे यही कहेंगे कि जनता दल यूनाइटेड का जो काम है वो जनता की सेवा करना हमारा काम है। आरजेडी का काम आप देख ही रहे हैं, पूरी तरह से भ्रम फैलाना है, झूठ बोलना है, किसी भी तरह से सत्ता की लोलुपता में सत्ता आए उसके लिए काम करना है। अब तो वो गुंडा पार्टी भी हो गई। मैं तो कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, ये दोनों जो जोकर्स हैं, इन्होंने गुंडा पार्टी भी अभी बन गए। धमकाना अब चुनाव आयोग को शुरू किया, वोटरों को धमका रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, तो बूथ तक नहीं पहुंचने देंगे, देख लेंगे। एक भी आदमी का नाम कटा रहे, बता तो दो किसका नाम कटा, आप बताइए। तो इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि आज तक इन्होंने एक भी आपत्ति हमें दी ही नहीं है, पूरा का पूरा शोर शराबा हो हंगामा सिर्फ कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इससे ना तो बिहार का भला होने वाला है और ना ही जो है वो देश का भला होगा इनकी राजनीति से। तो इसीलिए लोगों ने प्रणाम कर लिया है आरजेडी को पूरी तरह से, और विपक्षी दलों को बिहार में प्रणाम कर लिया कि आप हो अल्लाह करते रहिए। वोट तो नहीं देगा कोई भी व्यक्ति ऐसे पार्टियों को। सभी लोग एनडीए के साथ अभी पूरी तरह से एकजुट होकर, और इस बार 2025 फिर से नीतीश 2025 225 के साथ हम लोग पुनः बिहार की सेवा में लगेंगे, ये निश्चित है। बाकी इन लोगों को हो हंगामा करने दीजिए, ठीक है। जितना हो हंगामा करेंगे उससे जो है और हम लोगों का वोट ही बनेगा। हाँ, कुछ कहना चाहे एचएन उपाध्याय जी? अनिल जी एक सेकंड, एचएन उपाध्याय जी बोलिए। हाँ, अमित जी आऊंगी इसके बाद, एक सेकंड। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। राखी जी, हम सब लोग कभी अपशब्द का उपयोग नहीं करते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष की कोई बात हो। आज हमारे विद्वान जो है साथी अनिल गोयल जी किसी को गप्पू बता रहे हैं, किसी को पप्पू बता रहे हैं, ये उचित भाषा का उपयोग नहीं है। चलिए, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है, वो जो है विमलेंदु जी बोलने दीजिए ना सर, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया था, पूरी बात तो आने दीजिए, कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, हम बीच में किसी को नहीं कहे। आप बताइए, जो व्यक्ति आज विपक्ष का नेता है लोकसभा में और गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का आवाज बना हुआ है, तभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 22 बच्चों को वो अपने खर्च पर उनका पढ़ाने लिखाने का लिया जम्मू कश्मीर में, जिसके पिता की गोलाबारी में डेथ हो गई, उसको आप पप्पू बता रहे हैं। और अनिल गोयल जी कह रहे हैं विपक्ष काम नहीं चलने दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के कहने से सर, हम बात एसआईआर इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं, हम वोटों की कर रहे हैं, कहाँ ऑपरेशन सिंदूर और डोनाल्ड ट्रंप आ गए बीच में? हमारे नेताओं के हम तो बोलेंगे, आप पप्पू किसको मान रहे हैं? आप किसके लिए कह रहे हैं? आप भारतीय जनता पार्टी अपने प्रवक्ता क्यों हो रहे हैं? आप जो है सब भाषा, आज जब आपके विरोध हम देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपनी बात कहते हैं, विपक्ष कोई अच्छा काम नहीं करता। अनिल जी, आप बता दीजिए,
अनिल जी आप अच्छा आपसे पूछे अनिल जी महाराष्ट्र में अनिल जी आप सर देखिए, मैं एक बात बोलूं आप लोगों को, आप पक्ष विपक्ष हैं, आपकी नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन कैसे भी शब्द आप लोगों को बोलने तो आप लोग तय भी करिए किसको क्या बोलना है, नहीं बोलना, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि मुद्दे से इधर उधर मत होइए। एक मिनट एचएन उपाध्याय जी और अनिल जी, एक मिनट रुक जाइए। अमित जी अपनी बात रखिए, जल्दी से समय हो गया। ठीक है अमित जी। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट से इधर उधर ना हो और हम यही विनती भी करेंगे। और हमारा एक प्रश्न यह है कि सबसे बड़ी बात जो आपने 65 लाख नाम कटने की जो बात आई, हमने दोबारा ये जिक्र कर रहा हूं कि जो अस्थायी रूप से स्थानांतरित और नहीं मिले 36.28 लाख लोगों को नाम काटा गया है। तो इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। इसका जो है कहीं ना कहीं आप स्वयं समझ सकते हैं। सर इलेक्शन कमीशन से इसका जवाब लीजिए ना, इस पर बातचीत करनी पड़ेगी, प्रेशराइज करके मांगिए कि ये 3 आंकड़ों की हमें डिटेल चाहिए या आप कहीं पे इसका डेटा दीजिए, तो फिर कुछ बात भी बनेगी। बिल्कुल, हम उसी बात को पे हम आना चाह रहे हैं कि आपने जो इस तरह का नाम काटा है वह वैसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं, गरीब परिवार से आते हैं, दलित शोषित पीड़ित परिवार से आते हैं और वो कहीं ना कहीं भट्ठा पे काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिहाड़ी के रूप में जो है कि काम कर रहे हैं, दिल्ली और बनारस और गुजरात जाकर काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को आज वह सिर्फ वोट देने के लिए आता है और आप उसके बाद नाम काट दिए हैं। तो इस पर इलेक्शन कमीशन जवाब दे, आपने किस तरह से इसका नाम को हटाया गया है, काटा गया है। अमित जी चलिए, विपक्ष को एक काम करना है, आपकी जो भी समस्याएं हैं या पब्लिक की भी हैं, क्योंकि मुद्दा तो है कि जन समस्या को लेकर जाना है, इलेक्शन कमीशन से बात की जा सकती है। एक बात अरविंद जी ने बहुत अच्छी करी थी कि इलेक्शन कमीशन भी कहीं पर इस चीज को थोड़ा सा सामने रखे ताकि जो पब्लिक में भ्रम है कम से कम वो ना जाए। पक्ष विपक्ष की तो नोकझोंक चलती रहेगी, लेकिन जो चीजें सामने आई हैं उसको एक्सेप्ट भी करना होगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता, हाँ उसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो ये इलेक्शन कमीशन को देखना होगा। समय हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष पहली बार नहीं कई बार उठा चुका है, लेकिन बिहार का ये मुद्दा, बिहार की SIR की जो प्रोसेस है, और अब तमाम चीजें हो गई, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे गए हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है, ये बताना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा जो विपक्ष मांग रहा है कि आपने किस आधार पर इतने लाख लोगों के नाम सामने रखे हैं। यदि वो चीजें आती हैं तो शायद इसका कोई सॉल्यूशन हो, लेकिन क्या ऐसा होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।